नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। वक्त बीत रहा है, दिल्ली की धड़कनें तेज हैं और शायद सियासत की भी, क्योंकि इन सब के बीच जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं, जो कि आखिरी मौके पर हैं, वह एक दिशा में जा रहे हैं। हम दिखाते हैं पहले इंडिया टुडे सिसरो के जरिए जो किया गया है ओपिनियन पोल, उसमें किसको कितनी टिकट, कितनी सीटें मिल सकती हैं, ये स्क्रीन पर आपके सामने। आम आदमी पार्टी 38 से 40 बहुमत के साथ सत्ता में आ सकती है। बीजेपी दूसरे नंबर पर, पिछले की तुलना में और ज्यादा नीचे, 19 से 25, 31 सीट उस वक्त मिली थी, और इस वक्त कांग्रेस 3 से 7 यानी पिछली बार 8 के आंकड़े से नीचे, अन्य 2, 4 से 2 पर पहुंच रही है। ये एक स्थिति बता रही है कि क्या आम आदमी पार्टी बहुमत के साथ सत्ता में आ सकती है। सिर्फ सवाल यही नहीं, अलग अलग न्यूज चैनल के जरिए किए गए तमाम ओपिनियन पोल पर नजर डालिए तो इंडिया टुडे सिसरो के बाद इंडिया टीवी सी वोटर जो बीजेपी को 37 सीट दे रही है, यहां पर बीजेपी बहुमत में, 28 सीट आम आदमी पार्टी को, 29 सीट एबीपी निल्सन जो है वो 29 सीट बीजेपी को और 35 सीट आम आदमी पार्टी को। यानी 2 जगहों पर अगर आप देखें इन 3 में से तो वह हक। इसका मतलब बहुत साफ है कि कहीं ना कहीं जबरदस्त टक्कर है, और इस टक्कर का संकेत यह है कि दरअसल 5 तारीख को प्रचार बंद होने के बाद और 7 तारीख को जो वोटिंग होगी, ये सब पर हर किसी की नजर। उसके बाद और देखिए 2 और चैनल, हिंदुस्तान टाइम्स, उसका भी कहना है आम आदमी पार्टी 36 से 41 सीट, बीजेपी 27 से 32 सीट यानी बहुमत के साथ आ सकती है। ईटी पीएनएस का सर्वे जो है वह भी 36 से 40 सीट। इस लिहाज से समझिए तो 5 ऑफिशियल सर्वे जो हुए हैं अलग अलग मीडिया हाउसेस के जरिए, उसमें दिखाया जा रहा है 4 में कि आम आदमी पार्टी बहुमत में आ रही है। तो क्या अब की बार का नारा बदल रहा है? आइए जरा आज इसे टटोलने की कोशिश की जाए कि अब की बार आपकी सरकार, क्या ऐसी स्थिति में दिल्ली उस दिशा में जा रहा है? दिशा में जाएगा। 7 तारीख को वोट होगी और 10 को परिणाम आएंगे, और जो पूरा हमारा सर्वे, उसकी रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले स्थिति जो भी हो, लेकिन झटके में अरविंद केजरीवाल की जमीन पर तमाम राजनीतिक दल आकर खड़े हो गए हैं। कैसे, जरा रिपोर्ट देखिए। अन्ना जी कई बार मुझे कहते थे कि राजनीति कीचड़ है, गंदे हो जाएंगे, लेकिन मैं अन्ना जी को समझाया करता था कि अन्ना जी अगर ये राजनीति कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा और उस कीचड़ को खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। राजनीति को कीचड़ करार देने वाले बरस भर पहले के इस ऐलान ने मौजूदा चुनाव के दौर में यह तो दिखाई दिया कि राजनीति वाकई कीचड़ से सनी है, और जो इसमें उतरेगा वो कीचड़ से लथपथ होगा ही। लेकिन कीचड़ में केजरीवाल के उतरने ने तमाम राजनीतिक दलों को उस जमीन पर पहली बार ला खड़ा किया, जिस जमीन को राजनीतिक हाशिए पर हर राजनीतिक दल लगातार ढकेलता रहा। आम आदमी पार्टी के 70 सूत्री घोषणा पत्र के सामने कांग्रेस का मैनिफेस्टो हो या बीजेपी का विजन, हर किसी ने पहली बार चकाचौंध की राजनीति खारिज की। गरीबों को दिल्ली से बाहर करने वाली सोच को डिब्बे में बंद कर दिया। कंपनियों की लूट के आसरे बिजली पर सवाल उठाया। पीने के पानी देने की खुली वकालत की। रेहड़ी घोंपचे वालों की तरफ भी ध्यान देने वाले हालात में राजनीतिक दल आ गए। जो राजनीति 2 बरस पहले तक सत्ता की मद में, सत्ता की हनक दिखाने से नहीं चूकती, वही राजनीति यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल से आए मजदूरों की रोजी रोटी के कमाने के सवाल को लेकर आज साथ खड़ी होने से नहीं चक रही। सब कुछ बदला है। यहाँ 2-2, 3-3 पीढ़ी से कई लोग झुग्गी झोपड़ी में गुजारा करते हैं, मेहनत करते हैं, 2 टाइम पेट भरते हैं, पक्का मकान हो उनकी भी तो आशा है। तो दिल्ली के ये बदले हालात बहुत साफ बताते हैं कि दिल्ली के हालात देश के दूसरे शहरों से इतर भी नहीं है। झुग्गी के बदले मकान दिल्ली में भी चाहिए। बिजली, पानी, सड़क, सीवेज सरीख की जरूरतें दिल्ली को भी चाहिए। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक की जरूरत दिल्ली को भी है। गरीबों की भरमार दिल्ली में भी है। 3.5 लाख परिवार दिल्ली में भी गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। यही वो सवाल है जिन्हें इससे पहले चुनाव में अक्सर राजनीतिक दल दिल्ली के चकाचौंध तले भुला देते थे, और अरसे बाद हर राजनीतिक दल मान रहा है कि दिल्ली को देखने का चश्मा बदलना होगा। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, रेडी पटरी वालों के लिए जगह प्लान तरीके से लोकल बॉडीज को मार्क करके पूरी दिल्ली भर में, पूरे देश भर के शहरों के अंदर उनको करना पड़ेगा। और वजह भी यही है कि इस बार चुनाव मैदान में आमने सामने और कोई नहीं, आंदोलन से निकले हुए 2 चेहरे ही हैं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि राजनीति के कीचड़ में कितनी सफाई हुई है, सवाल ये है कि कीचड़ से लथपथ होकर भी राजनीति के मिजाज को बदलने का नजरिया इस चुनाव में खुलकर सामने आ गया है।
फिलहाल ये काफी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बड़ी महीन लकीर होती है ईमानदारी की, लेकिन दिल्ली चुनाव में यह लकीर इतनी मोटी हुई है कि दरअसल सामने वाला ईमानदार नहीं है, इसके आरोप, और सामने वाला कहता है आप ईमानदार नहीं है, इसका जवाब। सियासत जब चढ़ती है तो हर कोई सलाम भी करता है, शायद यही वजह है। याद कीजिए, एक वक्त बीजेपी जिन मुद्दों को उठाती थी जनता साथ खड़ी हो जाती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद क्या उन मुद्दों पर खामोशी है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आज जो विजन सामने आया दिल्ली को लेकर, उसमें कम से कम दो मुद्दों ने नए तरीके से दो बहस छेड़ दी। जो बीजेपी सत्ता में आने से पहले दिल्ली के बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा न सिर्फ उठाती रही, बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठ को दिल्ली से बाहर करने के खुले संकेत भी देती रही, उसी बीजेपी की दिल्ली विजन में बांग्लादेशी घुसपैठ शब्द तक नहीं है। एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठ पर खामोशी और दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों को प्रवासी करार दिया है। जी, महत्वपूर्ण है कि उत्तर पूर्व के छात्रों पर हुए हमलों को लेकर बीजेपी ही नहीं, तमाम राजनीतिक दलों ने चिंता जताई, और इसी के मद्देनजर बीजेपी के विजन पत्र में यह तो कहा गया कि उनकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन और हर थाने में विशेष सेल काम करेगा। लेकिन नया सवाल यह निकला जब बीजेपी के विजन में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इमिग्रेंट्स यानी प्रवासी करार दिया गया। अब यह सवाल है कि यह सिर्फ एक भूल है या देखने का नजरिया। उत्तर पूर्व प्रवासी यह शब्द जोड़ा गया है, बहस छिड़ी, जवाब भी आया। बीजेपी का मैनिफेस्टो ये कहता है कि नॉर्थ ईस्टर्न इमिग्रेंट्स टू बी प्रोटेक्टेड। नीचे लिखा हुआ है लेट्स गो विद मोदी, हम मोदी के साथ में चलें। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो भारत का अंग नहीं है? क्या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ ही वहां के रहने वाले लोग वो भारतीय नहीं है? उस पैराग्राफ में नॉर्थ ईस्ट से माइग्रेंट लोगों के बारे में ही जिक्र किया हुआ है। सिर्फ टाइटल में नॉर्थ ईस्ट इमिग्रेंट्स टू बी प्रोटेक्टेड, ये इमिग्रेंट के शब्द इधर तो सही माइग्रेंट के एक्सप्रेशन बोला गया है, सिर्फ टाइटल में बिल्कुल एक टाइपिंग एरर की वजह से हुआ है। माइग्रेंट शब्द इमिग्रेंट लिखा गया है, लेकिन हिंदी में वह प्रवासी है, वहां भी गड़बड़ी हुई है। बहरहाल चुनाव का मौका है, जाहिर है गलतियां होंगी, और गलतियां होंगी तो उस पर नई परिभाषा गढ़ी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच जो ओपिनियन पोल इंडिया टुडे सिसरो का है, वो दरअसल बता रहा है कि दिल्ली में जिन मुद्दों के आश्रय दिल्ली अपने नए नेता को देखना चाहती है, सरकार को देखना चाहती है, वह किस दिशा में जा रहा है। भ्रष्टाचार 17%, महिला सुरक्षा 15%, पानी की समस्या 13%, महंगाई 10%, बिजली 8%। दिल्ली की 17% जनता के लिए भ्रष्टाचार सबसे अहम मुद्दा है, तो 15% के लिए महिला सुरक्षा, इसी तरह 13% के लिए पानी, 10% के लिए महंगाई और 8% के लिए बिजली की समस्या सबसे अहम है। यानी ये वो मुद्दे हैं जिनके आश्रय दिल्ली की जनता इस बार वोट करेगी, और यही वो मुद्दे हैं जो बीते 15 साल की राजनीति में दिल्ली में हाशिए पर भले न रहे हों, लेकिन प्राथमिकता की सूची में कभी आए नहीं। यही वजह है कि भ्रष्टाचार को सबसे अहम मुद्दा बनाते हुए महिला सुरक्षा और बिजली पानी को अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखकर महज 2.5 बरस पहले अस्तित्व में एक पार्टी आती है, तो बिना संसाधनों के वो मुख्य धारा की 2 बड़ी पार्टियों यानी कांग्रेस और बीजेपी को सीधे ताल ठोंककर न केवल चुनौती देती है, बल्कि सबसे बड़ी पार्टी के लगभग बराबर आ खड़ी होती है। लेकिन सवाल बीते चुनावों का नहीं, इन चुनावों का है, और सर्वे की माने तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद के सबसे पसंदीदा उम्मीदवार हैं। उन्हें 44% लोग सीएम की पोस्ट पर देखना चाहते हैं। किरण बेदी को 35% लोगों का समर्थन हासिल है, तो अजय माकन 12% लोगों की पसंद है। लेकिन बड़ी बात है वोट शेयर, और वोट शेयर के लिहाज से आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 13%,
बीजेपी को 35.5%, आम आदमी पार्टी को 43.5% और अन्य को 8% वोट मिलेंगे। यानी आपको बीजेपी से 8% अधिक वोट मिलेंगे। सर्वे के नतीजों पर सहमति या असहमति की आखिरी मुहर तो 10 तारीख को ही लगेगी जब नतीजे आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ तो इसके संकेत क्या हैं? क्या दिल्ली में बीजेपी से ज्यादा आम आदमी पार्टी को वोट देश के बदलते मूड का संकेत कहा जाएगा? क्या इससे हाशिए पर पड़े विपक्ष को नई जान मिलेगी? क्या इन नतीजों का संकेत ये होगा कि दिल्ली वाले मानते हैं कि भ्रष्टाचार, महंगाई और महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी से ज्यादा आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता है? और सबसे बड़ी बात ये कि क्या इसका संकेत ये होगा कि भारतीय राजनीति में मोदी ही आखिरी शब्द नहीं है? तो इंतजार कीजिए 10 तारीख का, क्योंकि इस छोटे से राज्य ने दांव पर पारंपरिक राजनीति को लगा दिया है, जहां से आगे नई राजनीति की दस्तक हो सकती है, क्योंकि सर्वे राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को पीछे खड़ा कर रहा है। आज तक ब्यूरो। दरअसल ये सवाल बार बार क्यों आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल दरअसल निचले तबके के साथ हैं, बीजेपी ऊपरी तबके के साथ है? दिल्ली का मतलब क्या है? दुनिया चाहे दिल्ली को जिस नजर से देखे, लेकिन आइए उसका एक छोटा सा सच समझ लीजिए कि दिल्ली में 1,23,00,000 वोटर, और इन 1,23,00,000 वोटर के भीतर अगर जब घुसिएगा तो स्थिति क्या बनती है? 9 लाख वोटरों की आय 31,000 रुपए से ऊपर है, सिर्फ 9 लाख। 73 लाख वोटरों की आय 15,000 रुपए प्रति महीने है, और 22 लाख वोटरों की आय 7,000 रुपए है। ये एक स्थिति है। ऐसा भी नहीं है दिल्ली में सबको रोजगार है। बेरोजगारी की स्थिति में आइए तो 2,66,000 लोग बेरोजगार हैं, और ऐसा भी नहीं है सभी पढ़े लिखे नहीं है। महिलाएं इसमें से अगर 54,000 हैं तो तकरीबन 94% लोग ऐसे, 1,56,000 उसमें स्नातक हैं। अब आप कल्पना कीजिए, और बेरोजगारों में 94% की उम्र 15 से 29 के बीच की है। ये एक स्थिति दिल्ली का हाल बताती है। इस सब के बीच चुनाव हो रहे हैं, और चुनाव के बीच लोग अपनी स्थिति को खोज रहे हैं कि वो कहां, किसे, किस रूप में देखें। इन सब के बीच एक प्रयोग आज आरएसएस की तरफ से भी हुआ। आरएसएस ने कहा कि अच्छा, बीजेपी ने नेता चुना है किरण बेदी को। उन्होंने अपने स्वयंसेवकों को कहा कि जाइए किरण बेदी से मिलिए, क्योंकि आवाज आ रही है कि किरण बेदी मिल नहीं पाती है। जरा देखिए, रिपोर्ट खुद बता दे कि क्या हुआ। बीजेपी का दिल्ली में चेहरा किरण बेदी है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के दिलों में क्या किरण बेदी अपनी जगह बना पाई है? सवाल यही है, और यही सवाल जमीनी बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान किए हैं। कार्यकर्ता के मन में सीधा सवाल यही है कि जब मुख्यमंत्री पद के दावेदार तक उनकी पहुंच नहीं हो पा रही, तो किरण बेदी सीएम बन गई तो उनका मिलना कैसे संभव होगा? संघ के सूत्र बता रहे हैं कि संघ ने किरण बेदी से मिलने के लिए 1000 कार्यकर्ताओं को अलग अलग तरीके से भेजा, लेकिन उनमें से अधिकतर या तो किरण बेदी से मिल नहीं पाए, और कई तो किरण बेदी के स्टाफ तक भी पहुंच नहीं सके। कभी पुलिस अफसर रही किरण बेदी का पुलिसिया अंदाज कैडर को पसंद नहीं आ रहा। बीजेपी की दिक्कत यह है कि दिल्ली बीजेपी के नेताओं को जमीन पर विफल होते देख उसने बेदी के हाथों में कमान दी। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में यह माना गया है कि जब दिल्ली बीजेपी के खिलाफ नकारात्मक फीडबैक मिलना शुरू हुआ तो ईमानदार छवि वाली किरण बेदी पर पार्टी ने दांव खेला। लेकिन अब बेदी की छवि हंटर वाली की हो रही है, और मुखपत्र का कहना है कि बीजेपी अभी भी कंफर्टेबल स्थिति में नहीं है। यानी बीजेपी के लिए दोहरी मुश्किल है, और इससे निपटने का रास्ता फिलहाल पार्टी के पास नहीं है। अंकित त्यागी, दिल्ली, आज तक। और इन सब के बीच ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया दिल्ली को ही देख रही है। दिल्ली के अलावे भी इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। मसलन अमेरिका चाइना के बारे में क्या सोच रहा है, चीन पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रहा है, पाकिस्तान रूस के बारे में क्या सोच रहा है, और भारत को क्या सोचना चाहिए। और आइए अब रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, चीन और अमेरिका के बीच में खड़ा कौन है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा मिले पहले भी हैं, लेकिन इस गुरुवार को होने वाली संभावित मुलाकात पर चीन ने आंखें तरेर दी है। चीन ने चेतावनी भरे लहजे में ओबामा को दलाई लामा से दूर रहने की सलाह दी है। चीन के विदेश विभाग के प्रवक्ता हांग लेई ने सीधे सीधे कहा कि तिब्बत मुद्दे को लेकर चीन के आंतरिक मामलों में किसी भी देश या सरकार के हस्तक्षेप के प्रयास का बीजिंग पुरजोर विरोध करेगा। चीन दलाई लामा की दुनिया के किसी भी नेता के साथ मुलाकात के खिलाफ है। अमेरिका ने चंद दिनों पहले चीन को दलाई लामा से बिना शर्त बातचीत की सलाह दी थी।
और अब चीन ओबामा को दलाई लामा से दूर रहने की हिदायत दे रहा है। तो सवाल सीधा है कि चीन और अमेरिकी रिश्ते का ऊंट किस करवट बैठ रहा है और दोनों के बीच का 36 का आंकड़ा क्या दक्षिण एशिया को प्रभावित नहीं करेगा? दरअसल कूटनीति की बिसात पर अमेरिका दक्षिण एशिया के 3 अहम देशों यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चीन के साथ अलग अलग चालें खेल रहा है। भारत आकर ओबामा चीन की दुखती रग यानी साउथ चाइना सी के मुद्दे पर भारत के साथ खड़े होकर चीन को झटका देते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान न जाकर उठी नाराजगी को ओबामा ने कल $1 बिलियन की मिलिट्री और सिविल मदद के साथ शांत कर दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहकर उसे पुचकार भी दिया। दिक्कत यह है कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से घिरे भारत के लिए रिश्ते साधना मजबूरी और जरूरी दोनों है। इसी कड़ी में ओबामा की यात्रा के बाद सुषमा स्वराज चीन जाती हैं और प्रधानमंत्री का चीन दौरा भी तय कर दिया जाता है। लेकिन चीन और पाकिस्तान अब भारत और अमेरिका को जताना चाहते हैं कि उनकी दोस्ती पुरानी और अटूट है। ओबामा के भारत दौरे से तिलमिलाई पाकिस्तान ने 2008 के बाद आर्मी परेड करने का फैसला किया है, जबकि चीन ने भी अचानक अपने नियम बदलकर 10 साल में एक बार मनाई जाने वाली सैनिक परेड को इसी साल आयोजित करने का फैसला लिया है। अमेरिका को जवाब देने के लिए गेस्ट के तौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बुलाया जाएगा। यानी दक्षिण एशिया में भारत के लिए स्थितियां आसान नहीं है। मुश्किल यह है कि ओबामा इसे और मुश्किल न बना दें। आज तक ब्यूरो।